इवनिंग बच्चों, आज का टॉपिक है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस को हिंदी में चुंबकीय शैथिल्य या फिर हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं। तो टॉपिक का नाम है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस एक घटना है। हिस्टेरेसिस क्या है? एक फेनोमेना है, एक घटना है जो केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही शो करता है। तीन तरह का हमने मैग्नेटिक मटेरियल बताया था, एक डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। तो केवल आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वही इस घटना को शो करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हिस्टेरेसिस फेनोमेना को शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इस घटना को समझिए। मान लीजिए यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। पहले नंबर पॉइंट में देखिए, यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो डोमेन में बटा हुआ है। ये सब आप देख रहे हैं, ये डोमेन है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 डोमेन दिखाया गया। हर एक डोमेन में जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो एक खास डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं। इसका मतलब डोमेन जो होते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन सारे डोमेन के जो डाइपोल्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं। इस डोमेन का डाइपोल इधर है, ये डोमेन का डाइपोल इधर है, ये इधर है, ये इधर है, सब जैसे तैसे यानी रेंडम डायरेक्शन में सब ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो ये रेंडम ओरिएंटेशन होने के कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होगा। यानी यह पदार्थ क्या है? अभी अनमैग्नेटाइज्ड है, अचुंबकित है। ये चुंबक नहीं है, ये बिल्कुल अचुंबकित है। आप जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा स्टील है, लोडस्टोन, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो मान लीजिए ये लोहा का एक टुकड़ा है, ये लोहा का एक टुकड़ा है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि डोमेन्स में बटा हुआ है। और इसके डोमेन में जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं, ये जो मैग्नेट हैं, ये रेंडम ओरिएंटेशन में है, ये सब डायरेक्शन में है। तो इसका जो वेक्टर सम होगा सारे मैग्नेटिक मोमेंट का वो जीरो आएगा। इसका मतलब पूरे सबस्टांस में कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। तो अगर ये मैग्नेट होता तो मैग्नेटिक मोमेंट होता, लेकिन इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये अनमैग्नेटाइज्ड है। और अभी इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है, तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जीरो है। एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और इंड्यूस्ड फील्ड को बी आई। तो इसके अंदर बी नोट भी जीरो है और बी आई भी जीरो है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, धीरे धीरे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर ये ग्राफ भी हमने प्लॉट किया हुआ है। देखिए, वाई एक्सिस पे हमने लिया है इंड्यूस्ड फील्ड और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो जब बी नॉट का वैल्यू जीरो है तो बी आई का भी वैल्यू जीरो है, यानी जीरो पर जीरो, ये ओरिजिन पर ये पॉइंट आएगा, बी आई भी जीरो और बी नॉट भी जीरो। तो जब एक्स जीरो है तो वाई जीरो है, इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। अब देखिए, हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं 5 टेस्ला का। इस सब्सटेंस को, इस अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस को हमने कितने टेस्ला के फील्ड में रखा? 5 टेस्ला के फील्ड में। तो जैसे ही रखेंगे तो ये जो डाइपोल्स हैं डोमेन के अंदर के, ये डाइपोल्स एक खास डायरेक्शन में यानी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट होंगे। अभी फील्ड के डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ये टर्न हो गया है। अभी एक्सटर्नल फील्ड चूंकि कम है, इसलिए ये डाइपोल टर्न तो होंगे लेकिन पूरी तरह टर्न नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आएगा? आगे। इस दोनों का रिजल्टेंट आगे, इस दोनों का रिजल्टेंट आगे। इसका मतलब अगर सारे मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करें तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा आगे की ओर। इसका मतलब ये सब्सटेंस थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो चुका है। तो जब ये मैग्नेट बन चुका है तो इसमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आगे की ओर होगा। इसका मतलब अंदर में एक इंड्यूस्ड फील्ड होगा, क्योंकि कोई भी बार मैग्नेट के अंदर फील्ड होता है। तो जब ये मैग्नेट बन चुका है, इसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, तो एक इंड्यूस्ड फील्ड भी आएगा। तो मान लीजिए इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू है 3 टेस्ला। ठीक है, कब? जब एक्सटर्नल फील्ड 5 टेस्ला था। तो मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर 5 टेस्ला है, तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू कितनी है? 3 टेस्ला। ये 3 टेस्ला है और ये एक्सटर्नल फील्ड 5 टेस्ला है। तो ग्राफ यहां पर आ गया। अब एक्सटर्नल फील्ड को हमने और बढ़ाया। एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू मैंने कितना कर दिया? 10 टेस्ला। तो जब एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू मैंने 10 टेस्ला किया तो क्या देखा कि ये जितने भी डाइपोल्स है सब फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए।
जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू मैंने कितना कर दिया 10 टेस्ला, तो ये सारे एटॉमिक डाइपोल्स फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो इसका मतलब ये फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। अब इसके अंदर ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू है वो बढ़कर हो गई 6 टेस्ला। ये अभी वीकली मैग्नेटाइज था, अब ये स्ट्रांगली यानी फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। इसके अंदर इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू हो गई 6 टेस्ला। तो ये वाला पॉइंट ये है कि जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड को कितना कर दिया 10 टेस्ला, तो हमारा जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो हो गया आपका 6 टेस्ला। तो ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते जाओगे वो इंड्यूस्ड फील्ड की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि डाइपोल्स क्या हो रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में धीरे धीरे अलाइन हो रहा है। और जब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला हो जाएगी तो आपका डाइपोल, ये जो सब्सटेंस है ये फुल्ली मैग्नेटाइज होगा, सारे डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाइन होंगे और यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू सबसे अधिक होगी। तो ये पॉइंट ए पर आ गया। अब अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को कितना भी बढ़ाएंगे इंड्यूस्ड फील्ड नहीं बढ़ेगा। सोचिए क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड को जैसे ही आप 11 टेस्ला करोगे या 12 करोगे या 10 टेस्ला से ऊपर करोगे तो ये डाइपोल को जितना अलाइन होना था उतना अलाइन हो चुका है। अब ये घूम कर कहाँ जाएगा? ये तो फील्ड के अलोंग कंप्लीटली अलाइन हो चुका है। यहाँ पर भले पार्शियल अलाइनमेंट था, आंशिक रूप से ये फील्ड के दिशा में संरेखित हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो ये फुल्ली अलाइंड हो चुका है। तो अब फील्ड को बढ़ाइएगा तो भी इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी इस पॉइंट पर आकर अब ये सैचुरेट हो गया। इसलिए पॉइंट ए को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट यानी संतृप्त बिंदु। पॉइंट ए को क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब संतृप्त बिंदु। यहां पर आकर अब अगर आप 11 टेस्ला करेंगे तो ये जो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू है ये 6 टेस्ला ही रहेगी, यानी यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अब एक्सटर्नल फील्ड को कितना भी बढ़ा लो इंड्यूस्ड फील्ड नहीं बढ़ेगा। यानी स्टार्टिंग में क्या है कि जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो है तो इंड्यूस्ड फील्ड भी जीरो है। एक्सटर्नल फील्ड मैंने बढ़ाया 5 टेस्ला किया तो इंड्यूस्ड फील्ड भी बढ़ गया 3 टेस्ला। एक्सटर्नल फील्ड और बढ़ाया, इंड्यूस्ड फील्ड और बढ़ गया। लेकिन अब एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो पॉइंट ए पर आकर ये धीरे धीरे बढ़ते गया, यहाँ पर आकर अब ये सैचुरेट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को धीरे धीरे घटाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखिए, जैसे एक्सटर्नल फील्ड को हम 10 टेस्ला से नीचे घटाएंगे, 5 टेस्ला करेंगे, तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू घटेगी, लेकिन धीरे धीरे घटेगी। इससे पहले देखिए जब 5 टेस्ला था एक्सटर्नल फील्ड तो इंड्यूस्ड फील्ड 3 टेस्ला था, और जैसे ही 10 किया तो 6 हो गया। अब 10 से वापस 5 कर रहे हैं तो इसको 3 होना चाहिए। जब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू हम 10 से घटा के 5 करेंगे तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू 3 होनी चाहिए, लेकिन अभी कितना है, ये धीरे से घटा है। 6 से 3 नहीं होगा, 6 से 5 होगा, यानी स्लोली स्लोली घट रहा है। और फिर जब एक्सटर्नल फील्ड को हमने जीरो कर दिया, यानी एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिया, इस डायग्राम में देखिए, तो भी इंड्यूस्ड फील्ड जीरो नहीं हुआ। जबकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फील्ड जीरो होता है तो इंड्यूस्ड फील्ड भी जीरो होता है। लेकिन एक बार जब ये मैग्नेटाइज हो गया तब आप एक्सटर्नल फील्ड घटाओगे भी तो इंड्यूस्ड फील्ड धीरे धीरे घटेगा। और एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पर कंप्लीटली हटा लिया गया है, फिर भी इंड्यूस्ड फील्ड 4 टेस्ला है। इसका मतलब यह जो सब्सटेंस है इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म है, अभी भी ये मैग्नेट है। इसी को ना हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जिसमें एक्सटर्नल फील्ड हटा लेने के बावजूद उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अभी भी 4 टेस्ला है, इसको समझिए। अब देखिए ये 10 टेस्ला से हमने जैसे ही 5 टेस्ला किया तो पहले स्टार्टिंग में 5 टेस्ला पर कितनी थी इंड्यूस्ड फील्ड? 3 टेस्ला। लेकिन जब हमने घटाना स्टार्ट किया, 10 से 5 किया यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखिए इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू कितनी है? 6 से थोड़ा सा कम है, यानी 5 टेस्ला मान के चलिए या 5.8 टेस्ला मान के चलिए। तो स्लोली स्लोली घट रहा है। और जब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई तब भी इंड्यूस्ड फील्ड कितना रह गया है? इसमें 4 टेस्ला। यहाँ से यहाँ तक ये इंड्यूस्ड फील्ड का वैल्यू है। तो ग्राफ ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये देख रहे हैं, गया ऐसे, इसको लौटना भी ऐसे चाहिए लेकिन ये ऐसे लौट रहा है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फील्ड जीरो था तो इंड्यूस्ड फील्ड जीरो था, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते गए, इंड्यूस्ड फील्ड बढ़ते गया, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे, इंड्यूस्ड फील्ड नहीं बढ़ेगा। अब एक्सटर्नल फील्ड घटाएंगे तो इंड्यूस्ड फील्ड पहले की तरह घटकर जीरो नहीं हो जाएगा,
इंड्यूस्ड फील्ड धीरे धीरे घटेगा और एक इंड्यूस्ड फील्ड का वैल्यू रह जाएगा, यानी अभी सब्सटेंस में इतना सा मैग्नेटिज्म रह गया। इसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं या रिटेंटिविटी कहते हैं। ये जो ओबी पार्ट है, ओबी पार्ट क्या बता रहा है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी बचा हुआ चुंबकत्व, जिसको हम रिटेंटिविटी भी कहते हैं, मतलब धारणशीलता, यानी पदार्थ में इतना सा चुंबकत्व रह चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के वैल्यू को, ये जो बी नॉट है, इसको हम निगेटिव करते हैं। देख रहे हैं ग्राफ इधर आ रहा है, यानी इधर ये निगेटिव फील्ड हो गया -5 टेस्ला। तो जब एक्सटर्नल फील्ड को निगेटिव करेंगे, यानी उसका डायरेक्शन उल्टा करेंगे, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और निगेटिव करने का मतलब है कि ये उल्टा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, मान के चलिए हमने 5 टेस्ला कर दिया, तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू अब घट गई, 2 टेस्ला हो गई। और जब एक्सटर्नल फील्ड को मैंने 7 टेस्ला किया तो इंड्यूस्ड फील्ड खत्म हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ पर सब्सटेंस क्या हो गया, वापस से डीमैग्नेटाइज हो गया। क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड 0 होने का मतलब है कि सब्सटेंस के अंदर का जो डाइपोल है या डोमेन है वो फिर से रेंडमली ओरिएंटेड हो गया। डोमेन एक बार अलाइन होने के बाद जल्दी से रेंडमली ओरिएंट नहीं होता है, लेकिन उल्टा फील्ड डालने पर क्या होगा कि ये डाइपोल पर उल्टा फोर्स लगाएगा, उल्टा टॉर्क लगाएगा, इसके वजह से डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड हो गया। और अब अगर रिवर्स फील्ड का वैल्यू और बढ़ा दो, 10 टेस्ला कर दो, तो वापस से ये उल्टे डायरेक्शन में फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर सारा डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में घूम गया, यानी फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। इस चीज़ को आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए कि एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू मैंने 5 टेस्ला की, -5 टेस्ला मतलब उल्टा फील्ड लगाया, तो इसके अंदर जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है वो कम हो गया, 2 टेस्ला हो गया। फिर एक्सटर्नल फील्ड को हमने 7 टेस्ला किया, तो यहाँ पर जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये जो OC पार्ट है, ये O से C, ये कितना है, इसका वैल्यू है 7 टेस्ला, -7 टेस्ला। तो OC को क्या कहेंगे, OC को कहेंगे कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी का मतलब होता है निग्राहिता। निग्राहिता, ये OC किसका वैल्यू है, जरा सोचिए। ये OC जो है ये वैल्यू है एक्सटर्नल फील्ड की, कि एक्सटर्नल फील्ड का वह निगेटिव वैल्यू जिस पर आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कंप्लीटली क्या हो जाए, 0। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना था, 4 टेस्ला था, लेकिन फिर 4 टेस्ला से घट के 2 टेस्ला हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया। इसका मतलब रिटेंटिविटी को कंप्लीटली ख़त्म करने के लिए, यानी बचे हुए चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए उल्टा डायरेक्शन में जितना फील्ड लगाना पड़ता है, उल्टा डायरेक्शन में हमने 7 टेस्ला का फील्ड लगाया, तो बचे हुए चुंबकत्व को पूरी तरह समाप्त करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में जितना फील्ड लगाना पड़ेगा उसी को हम कोएर्सिविटी कहते हैं। अब क्या करेंगे, इस उल्टे फील्ड का वैल्यू और बढ़ाएंगे, -10 टेस्ला कर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वापस से फुल्ली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। देख रहे हैं जैसे पॉइंट A था वैसा पॉइंट D हो गया, यानी यहाँ पर आकर ये सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 6 टेस्ला, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये y एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, तो माइनस का मतलब उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। अब आप समझिए, अब फिर से इस रिवर्स फील्ड की वैल्यू घटाते हैं, -5 टेस्ला करते हैं, तो ये पहले जैसे कि बढ़ा था उस रास्ते से ये नहीं घटेगा, बल्कि इसके अंदर फिर इतना सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाएगा। यानी जब एक्सटर्नल यानी रिवर्स फील्ड की वैल्यू, इस नेगेटिव फील्ड की वैल्यू -10 से -5, -5 से -4, -4 से 0, जब रिवर्स फील्ड की वैल्यू हम 0 करेंगे तो इसके अंदर का जो रिटेंटिविटी है वो घटते घटते इतना सा रिटेंटिविटी रह जाएगा, इसके अंदर इतना सा चुंबकत्व रह जाएगा। फिर एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव करेंगे, यानी सीधा डायरेक्शन में लगाएंगे, जैसे इस डायरेक्शन में था, तो ये वापस से क्या होगा, फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा पॉइंट A पर। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। तो जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म जो बचता है वो बहुत ज़्यादा बचता है, जबकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक जो होता है उसके अंदर रिटेंटिविटी का मान बहुत कम होता है। अगर ये ग्राफ हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए खींचें तो यह ग्राफ कुछ पतला सा आएगा इस तरह। इसका मतलब यहाँ पर जो रिटेंटिविटी है और कोएर्सिविटी है दोनों कम है,
क्यों कम है? क्योंकि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिटेंटिविटी भी कम होता है और कोएर्सिविटी भी कम होता है, यानी ग्राफ पतला आएगा। जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर रिटेंटिविटी भी ज़्यादा आएगा, कोएर्सिविटी भी ज़्यादा आएगा, यानी ग्राफ मोटा आएगा। इसका मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड में किसी हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे तो वो फुल्ली मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड हटा लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिज्म रह जाएगा, और उस मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली खत्म करने के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में एक निश्चित मान का फील्ड लगाना होगा। इस निश्चित मान के रिवर्स फील्ड को हम कोएर्सिविटी कहते हैं। कोएर्सिविटी का मतलब हो गया कि जो बचा हुआ चुंबकत्व है यानी रिटेंटिविटी, उसको कंप्लीटली इरेज करने के लिए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रिवर्स वैल्यू फील्ड का चाहिए, माने रिवर्स फील्ड का जो वैल्यू, रिवर्स फील्ड के जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये रिवर्स फील्ड है उसके जिस खास मान पर आपका रिटेंटिविटी 0 हो जाए, कंप्लीटली खत्म हो जाए, उसको हम कोएर्सिविटी कहते हैं। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक जो होता है इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, जबकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का यूज होता है टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में। मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपको पढ़ाए थे परिनालिका। इस सोलेनॉइड से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक हम नर्म लोहे के रॉड को रख दें, यानी सॉफ्ट आयरन रॉड, इसके अंदर घुसा के एक सॉफ्ट आयरन रॉड को रख दें, सॉफ्ट आयरन रॉड, नर्म लोहे के छड़ को रख दें, तो चूंकि सॉफ्ट आयरन कैसा सब्सटेंस है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखिएगा तो ये मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जैसे ही करंट हम जीरो कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी जब तक करंट फ्लो होगा तब तक फील्ड रहेगा, और जब तक फील्ड रहेगा ये मैग्नेट रहेगा। जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद होगा ये वापस से डीमैग्नेटाइज होगा। तो इस तरह के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब जब तक फील्ड है तब तक मैग्नेट है, फील्ड गया इसका मैग्नेटिज्म लगभग खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, इतना सा रहता है, तो वो लगभग खत्म ही हो जाता है। जबकि इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर एक स्टील के रॉड को रखें, इसके अंदर क्या रखें? एक स्टील रॉड, तो स्टील एग्जाम्पल किसका? हार्ड फेरोमैग्नेटिक का। तो जब हम स्टील के छड़ को अगर सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेटाइज होगा, करंट फ्लो होना बंद होगा, फिर भी ये मैग्नेटाइज रहेगा, फिर भी इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत घटेगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ये मैग्नेटाइज रहेगा। तो स्टील का इसलिए उपयोग किया था परमानेंट मैग्नेट बनाने में। सोचिए जरा, हाउ वी कैन मेक अ स्टील रॉड ए परमानेंट मैग्नेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द स्टील रॉड इनसाइड द सोलेनॉइड and let the current flows through the solenoid. Due to current, a strong magnetic field is created inside the solenoid. In this external field, the steel rod gets magnetized, strongly magnetized in the direction of field. If you will decrease the current and makes the current zero, the external field becomes zero. But since it is a hard ferromagnetic material, so it has a कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड इट। इसके अंदर फिर भी मैग्नेटिज्म रह जाएगा, अच्छा खासा मैग्नेटिज्म रह जाएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। चलिए अब एक बार आप लोग समझ गए हैं, अब लिखना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या हो गया? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का ये ग्राफ है, ये इंड्यूस्ड फील्ड है बी आई, जिसको हमने बी लिखा है, ये एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, जिसको हमने एच लिखा है, क्योंकि बी नॉट बाय म्यू नॉट को एच भी कहते हैं। यहां से स्टार्ट करिए लिखना। ओनली, ये क्या लिखा हुआ? ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स शो द फेनोमेनन ऑफ हिस्टेरेसिस, यानी केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हिस्टेरेसिस फेनोमेना को शो कर सकता है। द कर्व ऑफ बी अगेंस्ट एच फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज शोन इन द फिगर। ये बी वर्सेस एच ग्राफ है। बी वर्सेस एच ग्राफ का मतलब ये बी आई वर्सेस बी नॉट ग्राफ है। लेट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज अनमैग्नेटाइज्ड इनिशियली एट पॉइंट ओ। मान लेते हैं पॉइंट ओ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है।
यानी एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, इंड्यूस्ड फील्ड भी जीरो है। एज एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीजेज बी ऑल्सो इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं इंड्यूस्ड फील्ड भी बढ़ते जा रहा है। एंड सेचुरेट्स एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर आकर क्या होता है, सेचुरेट। सो बियॉन्ड पॉइंट ए, इसलिए पॉइंट ए के बाद फर्दर अलाइनमेंट एंड मर्जर ऑफ डोमेन्स आर नॉट पॉसिबल। इसलिए पॉइंट ए के बाद डोमेन का अलाइनमेंट या फिर से डोमेन का मर्जर माने डोमेन आपस में मिलता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, तो जितना अलाइन होना था हो चुका, अब आगे अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है चाहे फील्ड कितना भी बढ़ा लो। इफ एच इज रिड्यूस्ड टू जीरो, अगर हम एच का वैल्यू यानी एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू जीरो करेंगे, बी डज नॉट बिकम जीरो बट डिक्रीजेस अलोंग द पाथ ए बी। जैसे जैसे एच बढ़ा है बी बढ़ते गया, लेकिन जब एच हम घटा रहे हैं तो बी जैसे बढ़ा था वैसे नहीं घट रहा बल्कि एक दूसरे रास्ते से घट रहा, तो इतना सा मैग्नेटिज्म रह गया। इस पॉइंट पे क्या बता रहा है कि एच जीरो हो गया यानी एक्सटर्नल फील्ड हट चुका है, लेकिन फिर भी इतना सा इंड्यूस्ड फील्ड रह गया, इतना सा मैग्नेटिज्म रह गया। इसी को रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी का डिफिनेशन ये हो गया कि द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड फील्ड व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। यानी जब एक्सटर्नल फील्ड आपने हटा लिया तो इंड्यूस्ड फील्ड की जो रिमेनिंग वैल्यू है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और रिटेंटिविटी को हटाने के लिए जो रिवर्स फील्ड का पर्टिकुलर वैल्यू होता है उसको हम कोएर्सिविटी कहते हैं। ये ओसी किसका वैल्यू है, कोएर्सिविटी यानी एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू। तो क्या हुआ कि स्टार्ट दोनों जीरो से हुआ था, एच का वैल्यू भी जीरो था, बी आई का भी वैल्यू जीरो था, दोनों एक साथ स्टार्ट किया जीरो से, मैक्सिमम हुआ, लेकिन जब वापस आया तो बी नॉट यानी एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो गया लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड जीरो नहीं हुआ, यानी इंड्यूस्ड फील्ड पीछे रह गया। देखिए एक साथ दोनों स्टार्ट किया, ऐसे समझिए, एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड दोनों एक साथ चला, मैक्सिमम हुआ, दोनों एक साथ चला मैक्सिमम हुआ, लेकिन क्या हुआ फिर ये जैसे ये गया ये भी गया, मैक्सिमम हुआ, ये भी मैक्सिमम हुआ, ये भी मैक्सिमम हुआ, फिर ये वापस जीरो आ गया, लेकिन ये वापस जीरो नहीं आया, यहाँ पे रह गया। इसका मतलब ये पीछे रह गया, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो जीरो नहीं हुआ। तो इंड्यूस्ड फील्ड का जीरो ना होना कब, जब एक्सटर्नल फील्ड मैंने हटा लिया तब। इसी घटना को हिस्टेरेसिस कहते हैं। यानी लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। बी आई का यानी इंड्यूस्ड फील्ड का पीछे रह जाना, किसके पीछे रह जाना, एक्सटर्नल फील्ड के पीछे रह जाना, इसी घटना को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। This non-retraceability of path, that is lagging of B behind H, is called hysteresis. देखिए रिट्रेसिएबिलिटी का मतलब होता है जब कोई चीज एक रास्ते से जाए और उसी रास्ते से वापस आ जाए तो वो हो गया रिट्रेसिएबिलिटी। और नॉन रिट्रेसिएबिलिटी का मतलब हो गया कि गया किस रास्ते से गया है, देखिए तो ये गया है ओ ए के रास्ते से लेकिन लौटा है बी ए के रास्ते से, तो ये उसी सेम पाथ पे नहीं लौटा, इसी को कहते हैं नॉन रिट्रेसिएबिलिटी। तो क्या है कि दिस नॉन रिट्रेसिएबिलिटी ऑफ पाथ दैट इज लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। यानी एच के पीछे बी का रह जाना, बी जीरो नहीं हुआ जबकि एच वापस लौट के जीरो हो गया, बी पीछे ही रह गया, जीरो नहीं हो पाया, तो ये जो बी का पीछे रह जाना है इसी को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। द वैल्यू ऑफ बी एट एच बराबर जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। जब एक्सटर्नल फील्ड आपने जीरो किया तो इंड्यूस्ड फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। सो ओ बी इक्वल टू बी आर का मतलब हो गया रेसिडुअल फील्ड इज रिटेंटिविटी। नाउ एच इज इंक्रीज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, एच को जब आप उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो रिटेंटिविटी है यानी इंड्यूस्ड फील्ड है वो डिक्रीजेज होगा, घटेगा, एंड बिकम जीरो एज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व बी सी। कर्व बी सी क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, ये जो कर्व है आपका बी सी, ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम रिवर्स फील्ड का मान बढ़ा रहे हैं इसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म था वो धीरे धीरे घट के जीरो हो गया, और फिर और बढ़ाते गए तो वापस से ये उल्टे डायरेक्शन में फुल्ली मैग्नेटाइज हो गया। द वैल्यू ऑफ एच एट सी दैट इज ओ सी बराबर एच सी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी।
If H is increased further in reverse direction, material gets saturated at point D again. Now H is reduced to 0 shown by path DE and then increased in original direction. The curve returns to point A via path EFA. The curve ABCDEFA is called hysteresis loop. तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है ABCDEFA, इसी को हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। ABCDEFA ये पूरा जो लूप है, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम दोज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच पोजेस हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, अब तुमको तो पता हार्ड फेरोमैग्नेटिक से बनता है, जिसकी रिटेंटिविटी भी ज़्यादा हो, जिसकी कोएर्सिविटी भी ज़्यादा हो। लार्ज रिटेंटिविटी मीन्स मैग्नेटाइजेशन इज रिटेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड हटा लेते हैं फिर भी मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बचा रह जाता है। और लार्ज कोएर्सिविटी मीन्स मैग्नेटाइजेशन इज नॉट इरेज्ड बाय स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। और कोएर्सिविटी की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब ये जो बचा हुआ चुंबकत्व है इसको समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसका एग्जाम्पल है एल्निको स्टील। एल्निको जो है एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। तो एल्निको एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। स्टील एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो याद रखिएगा एल्निको, स्टील ये सब हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। इसकी रिटेंटिविटी भी अधिक होती है, कोएर्सिविटी भी अधिक होती है और इसका ग्राफ थोड़ा मोटा आता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड बाय प्लेसिंग ए फेरोमैग्नेटिक रॉड इन ए सोलेनॉइड एंड पासिंग ए करंट। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो एक सोलेनॉइड में करंट पास कराइए और उसके अंदर स्टील या एल्निको का रॉड डाल दीजिए, परमानेंट मैग्नेट तैयार हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटाइजेज द रॉड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही उस रॉड को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है। Electromagnets are made from those ferromagnetic material which possess low retentivity and low coercivity. इलेक्ट्रोमैग्नेट उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है जिसकी रिटेंटिविटी भी कम हो और कोएर्सिविटी भी कम हो, यानी ये पतला सा ग्राफ होगा। और ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। सो दीज मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड इजिली। इसलिए ये इजिली मैग्नेटाइज तो हो जाएगा लेकिन इजिली डीमैग्नेटाइज भी होता है। जैसे एक्सटर्नल फील्ड हटाइएगा इसके अंदर का जो बचा हुआ चुंबकत्व है वह भी लगभग समाप्त हो जाएगा। बट ओनली ए स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। जब आप एक्सटर्नल फील्ड हटा लेंगे तो केवल बहुत छोटा सा मैग्नेटाइजेशन ही रिटेन रहेगा, बचेगा। एग्जाम्पल हो गया सॉफ्ट आयरन। तो नरम लोहा जो है सॉफ्ट आयरन, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है टेम्पोररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऐसे समझिए, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया करेंट। यानी जब तक करेंट है तब तक मैग्नेट रहेगा, करेंट गया मैग्नेटिज्म खत्म। यानी जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड हट गया मैग्नेटिज्म खत्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस टाइप का मैग्नेट होता है, परमानेंट या टेम्पोररी? टेम्पोररी मैग्नेट होता है। सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन सुटेबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ऑन प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन रॉड इन ए सोलेनॉइड एंड पासिंग ए करंट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीजेज मेनी टाइम्स। तो जैसे ही सॉफ्ट आयरन रॉड को सोलेनॉइड के अंदर रखिएगा और करंट फ्लो करवाइएगा तो ये सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही इस चाबी को खोलिएगा करंट का फ्लो होना बंद होगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, ये वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, यहाँ पर इन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर एंड इलेक्ट्रिक क्रेन्स एसेट्रा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है विद्युत घंटी में, लाउड स्पीकर में और इलेक्ट्रिक क्रेन्स। इलेक्ट्रिक क्रेन्स क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्रेन भी बनता है। माने कुछ क्रेन ऐसे होते हैं जिसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं। और उससे क्या होता है, जितना भी लोहा का स्क्रैप मटेरियल है बड़े बड़े फैक्ट्री में जहाँ पर कि
लोहा को गलाया जाता है तो वहाँ पर गलाने से पहले लोहा का जो स्क्रैप होता है, छोटे छोटे लोहे के जो पार्ट्स होते हैं, उनका जो उतना सारा कचरा होता है, उसको हाथ से नहीं उठाया जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन से उठाया जाता है। तो मैग्नेटिज्म, जैसे करंट फ्लो कराते हैं वो सारे लोहे के टुकड़े उस क्रेन में चिपक जाते हैं, और जहाँ पे उसको फिर डिस्पोज करना होता है फैक्ट्री के अंदर, वहाँ पर करंट फ्लो करना बंद करते हैं, ये डीमैग्नेटाइज होता है, और डीमैग्नेटाइज होने के बाद ये भी लोहा और जो चिपका हुआ है वो भी लोहा, तो दोनों अलग हो जाता है, अलग होकर गिर जाता है। आप देख सकते हैं, नेट पर आप देख लीजिएगा क्रेन किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। चैप्टर 4 खत्म हो गया। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, हिस्टेरेसिस। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, चैप्टर 4 ख़त्म। अब चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे कल से। थैंक यू।